उस वक्त एक आपको पता है कि एक ग्लैमर एसोसिएटेड था अंडरवर्ल्ड के साथ कि मैं दाऊद को जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं उसकी चॉइसेस के बेसिस पे था। वो करीम लाला के से भी मिलता था, बात करता था रहा। वो करीम लाला के जानी दुश्मन हो चुके दाऊद से भी मिलता बात करता रहा, छोटा राजन से भी मिलता बात करता रहा, अरुण गवली से भी मिला जो कि दाऊद और ये दुश्मन हो चुके थे। मतलब बड़ा राजन को कहीं ना कहीं मारने में भी उसका हाथ रहा, फिर छोटा राजन के साथ का भी साथ दिया, इसमें भाई ठाकुर का भी साथ दिया। मतलब वो तो सभी को एक तरह से देखे तो डबल क्रॉस कर रहा था, भरोसा कहाँ था इसमें। वो फिर आके दूसरे लोगों के साथ मिलकर फिर अंडरवर्ल्ड में घुसता है और कंटिन्यूस, उसको बहुत सारे मौके मिलते हैं ज़िंदगी में, वो कंटिन्यू करता है इस अंडरवर्ल्ड में। तो क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या सोच है, वो क्यों इसमें गया, ये हम लोग जानना चाहते थे। उसके लिए बार बार उससे मिलके हम समझना चाह रहे थे कि आपका मोटिवेशन क्या है। तो क्या समझ में आया आपको? हमने सोचा इसकी ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए, जब अंडरवर्ल्ड की बात कर रहे हैं, अंडरवर्ल्ड का एक टू हेल एंड बैक जो कॉन्सेप्ट है कि भाई वो किसी मतलब आग से जूझकर बाहर निकला हुआ है, तो वो आदमी के खुद के आवाज़ से लिखने में एक इम्पैक्ट ज़्यादा होता है का उसी में कि फर्स्ट पर्सन में तो फिल्मों में होता है, असल जीवन में तो नहीं होता है, जो कि लेकिन उनके साथ हुआ है। हाँ, दाऊद जैसा जिसको हम अंडरवर्ल्ड सरगना ग्लोबली मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बताते हैं, वो इससे मदद मांगता है कि जे शूट आउट के बाद बिल्कुल कि मेरे लड़के फंस गए हैं, तुम बाहर से निकालो। और इसी पे डिपेंडेंट था वो, क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी कुछ ना कुछ अलग सोचेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं सुनील सिंह। मुंबई अंडरवर्ल्ड को जानने की जिज्ञासा सिर्फ देश में ही नहीं, विदेशों में भी रहती है और इस पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। लेकिन अंडरवर्ल्ड की असली गहराई, उसकी काली दुनिया की, आज तक कोई भी किताब नाप नहीं पाई है। भले ही अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया है, लेकिन लोग अब भी उससे जानने की जिज्ञासा रखते हैं और जानने की कोशिश में कई किताबें पढ़ते रहते हैं या फिर लोगों को सुनने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही स्थिति में एक किताब आई है जिसका नाम है ब्लैक स्कॉर्पियन टू हेल एंड बैक। यानी ऐसा शख्स जो अंडरवर्ल्ड में गया, उसकी सब वारदातों में कहीं ना कहीं शामिल रहा और फिर जिंदा होकर ही वापस लौट आया। जबकि कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया ऐसी होती है, एक बार जो चला जाता है पीछे लौट कर नहीं आ पाता है। लेकिन उसी शख्स के बयान पर ये पूरी किताब लिखी गई है। और ये किताब बाकी किताबों से इसलिए भी अलग है क्योंकि बाकी जो किताबें लिखी गई हैं वो पुलिस डायरी या फिर सोर्स या इन्फॉर्मर के बयानों पर लिखी गई है, लेकिन ये किताब खुद उस शख्स के बयान पर लिखी गई है जिसने कि इन सब चीज़ों को अपने आँखों से देखा है, कहीं ना कहीं उसमें शामिल रहा है, भले आंशिक रूप से शामिल रहा हो। सवाल यही है कि ये किताब वो खुद भी लिख सकता था, लेकिन ये किताब उसने नहीं लिखी बल्कि 3 बड़े पुराने धुरंधर पत्रकारों ने लिखी। तो इस किताब में क्या क्या है और जो अंडरवर्ल्ड के असली किरदार हैं उनकी सोच, मानसिकता किस तरह की रही है, ये जानने के लिए जब मैंने ये किताबें पढ़ी तो मुझे बहुत ही कुछ समझ में आया और अंडरवर्ल्ड को, उसकी मानसिकता को, उनकी सरगनाओं को, उनकी कार्यपद्धति को बड़ी आसानी से मैं समझ पाया। इसलिए मुझे ये किताब बहुत ही पसंद लगी। इसलिए मैंने इसके तीनों लेखकों को यहाँ श्रेष्ठ भारत स्टूडियो में आज आमंत्रित किया है ताकि मैं कुछ समझ सकूं कि ऐसा विचार उनमें क्यों आया और एक किताब लिखने के लिए 3 लोगों की जरूरत क्यों पड़ी। ये सबसे पहला मेरा इनसे सवाल रहेगा। तो मैं सबसे पहले परिचय कराता हूँ। आप तीनों यहाँ पर आए, पहले तो आप तीनों का स्वागत है। राजू संथानम सर हैं जो कि जी न्यूज़ के एडिटर रह चुके हैं। विजय शेखर जी हैं, मुंबई जी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रह चुके हैं, लाइव इंडिया के एडिटर रह चुके हैं। और कैलिन जोशवा हैं जो कि मुंबई जी न्यूज़ के ही क्राइम के हेड रह चुके हैं, क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं। अंडरवर्ल्ड में इनके अच्छे सोर्स है और हमने, जब मैं एनडीटीवी में था तो हमने मिलकर कई अंडरवर्ल्ड स्टोरियाँ साथ में की हैं। आप 3 लोगों का इस श्रेष्ठ भारत स्टूडियो में स्वागत है। सर, ये किताब मैंने पढ़ी और पढ़कर बहुत कुछ नई बातें समझने को मिली। सबसे बड़ी बात जो समझने को मिली कि जो अंडरवर्ल्ड सरगना है वो किस तरह की, उनकी क्या सोच हुआ करती थी। खास करके दाऊद जो अभी भी किंवदंती है, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। कैल्विन से फिर भी मैं आखिरी में इस पर हम जिक्र करेंगे क्योंकि हम लोग 4 बार मार चुके हैं पहले, लेकिन हर बार पता चलता है कि नहीं वो जिंदा है। तो उसके मानसिकता को समझने को मिला और ऐसे शख्स के जरिए
जो कि उसमें शामिल रहा और वो आज जिंदा है और एकदम अलग से एक दुनिया वो जी रहा है। तो ये जो पहली नुमा जो अंडरवर्ल्ड जो है, उसको कहीं ना कहीं आप लोगों ने दाऊद को अंडरवर्ल्ड को डिकोड करने की जो कोशिश की है, तो मुझे लगा कि बहुत सफल कोशिश हुई है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से चर्चा करें कि ये यूनिक आइडिया दिमाग में क्यों आया और 3 लोगों ने किताबें क्यों लिखी, ताकि लोगों को पता चल पाए कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया है क्या, और जो अब तक किताबें पढ़े हैं उससे हटकर एक किताब भी जरूर वो पढ़ें। तो सबसे पहला सवाल तो यही है, चाहे जो भी जवाब दे, कि आखिर एक किताब लिखने के लिए, वो भी किसी की जबान नहीं, यानी जो बता रहा है उससे सिर्फ सुनना है और फिर लिखना है, 3 लोग क्यों शामिल हुए इस एक काम में? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तीनों एक टाइम में एक ही साथ हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में थे, ये वजह नहीं हो सकती बट हमने शुरू में सोचा था कि भाई कुछ ऐसा कुछ टॉपिक में लिखें जिसमें एक इंसाइडर ऑफ द अंडरवर्ल्ड हो। अभी तक जो आप ही कह रहे थे, भाई इंसाइडर अकाउंट अभी तक नहीं हुआ, तो उसमें कैल्विन ने ढूंढ फिर के उसके इतने अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट उसने ढूंढा, फिर उनको परसुएट करा करने के लिए, फिर विजय हमने बैठ के बात करा। तो इट इज़ 3 लोग का फ़ायदा ये हुआ कि हम उनके साथ मिलकर 5-6 महीने तक बात करते रहे। तो समटाइम्स क्वेश्चंस और मिस्ड आउट, जो अमल अपनी कहानी बता रहा है लेकिन उसको याद नहीं है कि भाई इसका क्या हुआ। मैं फैक्ट चेक भी करना था भाई ये क्या एक्चुअल क्या हुआ, क्या ये मर्डर, इसमें कुछ गूगल क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंड, सो एवरीथिंग हैड टू बी फैक्ट चेक्ड आल्सो। तो एक्चुअली इट वाज बेटर दैट 3 लोग कर रहे थे, लेकिन एक आदमी से ये करना, जिस तरीके से हमने कोशिश करा कि फैक्ट चेक करके करना, एक आदमी मेरे हिसाब से नहीं कर पाता। विजय यानी रिपोर्टर ने रिपोर्ट लाई, इनपुट लाया, कैल्विन जोशुआ ने, विजय शेखर जो डेस्क पे थे समझिए, तो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी और आपने लास्ट में उसको से दिया कि 5W1H है कि नहीं इसके अंदर, समथिंग ऐसे कुछ। और उसमें इम्पोर्टेंट बात ये थी कि राजू सर और विजय दोनों ने किताब लिख चुके थे, तो दे वर मोर एक्सपीरियंस्ड एंड विजय को अच्छा नॉलेज भी था एंड उसने भी दुबई वगैरह में अंडरवर्ल्ड की स्टोरीज वगैरह भी की। तो हमें कुछ नया चाहिए था। नया मतलब हमें कि ये चाहिए था कि इसमें नया क्या है, मतलब अंडरवर्ल्ड की किताबें भी जैसे बहुत लोगों ने लिखा है और उसमें क्या क्या इनपुट्स है, तो नॉर्मली है, मतलब हाँ वाया थर्ड माउथ या हमें हॉर्सस माउथ चाहिए था। तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि नहीं ये जेन्युइनिटी लगता है। फिर हमें फैक्ट्स चेक करना था, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सोर्सेस तो सभी के हैं बट उसको कैसे लाना और उसको परसुएट करना, क्योंकि वो भी वहाँ से आ चुका था, काफ़ी साल जेल में भी था और जेल काट चुका था, अभी रिफॉर्म क्रिमिनल भी रहा, जो भी है। तो बट हमें उसको कन्विंस करके हमें उसको लेके आना और टेबल पे लाना, इट वाज नॉट इजी। और तुम्हें मालूम है सबकी मेंटालिटी अलग अलग सोच होती है कि वो इसके बारे में बोलेगा नहीं बोलेगा, बट हमें जो चीज़ उसमें अच्छा लगा कि सभी में थे वो इन्वॉल्व, जैसे दाऊद गिरोह में हो या अरुण गवली में हो या राजन में हो या तापा में हो, अशोक जोशी में हो, सभी में इन्वॉल्व थे और वो इनपुट हमें अच्छा लगा। यानी अब तो काफ़ी बातें हो गई, तो हम उस आदमी का नाम रिवील ही कर देते हैं, क्योंकि ऐसा लगेगा नहीं तो फिर ये भी सोर्स बेस कहीं ना लगे। तो ये बात हो रही है श्याम किशोर गारिकापट्टी की, जो कि खुद एक अंडरवर्ल्ड में रहा है, अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर भी कह सकते हैं आप। और सभी जितने भी मोस्ट बड़े ऑपरेशन हुए अंडरवर्ल्ड के, ऑपरेशन करना ठीक रहेगा या फिर वारदातें ही कहे? वारदातें हाँ बिल्कुल हुई है, जैसे जे शूट आउट से लेके कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल इस शख्स का रहा है। वो श्याम किशोर गारिकापट्टी के बयानों पे आधारित है ये, तो जैसा मैंने कहा उसके बयान पर आधारित है। तो ये किताब उनसे बात करके पूछ करके आप लोग अपने शब्दों में लिख सकते थे, लेकिन मैंने देखा कि ये खुद श्याम गारिकापट्टी के शब्दों में ही है, तो ये एक तरह से ये बायोग्राफी टाइप हो गई है। तो आप लोगों ने बायोग्राफी लिखी है कि कैसा है कि ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि उसी के आवाज़ पे हम बात करें। हालांकि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया उस चीज़ को हमने बैक चेक किया, उसके बाद फिर उनसे मिले, उनको बताया कि हमारे सोर्सेज ने ये बताया, तो उन्होंने फिर बहुत सारी चीज़ों को हमने उसको करेक्ट भी किया है। कुछ फैक्ट चेकिंग हमारी तरफ से हुआ है, कुछ उनकी तरफ से हुआ है, उनके केस फाइल्स हमने पढ़ी है। तो ये सब मिल के हमने सोचा कि किस तरह से लिखें। हम अपनी तरफ से लिख सकते थे, उसी वक्त 2 पूर्व कमिश्नर के भी बुक्स आ रहे थे, तो हमने सोचा इसकी ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए जब अंडरवर्ल्ड की बात कर रहे हैं, अंडरवर्ल्ड का एक
टू हेल एंड बैक जो कॉन्सेप्ट है कि भाई वो किसी मतलब आग से जूझकर बाहर निकला हुआ है, तो वो आदमी के खुद के आवाज़ से लिखने में एक इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, जो कि शायद आपने पढ़ा हो तो आपको समझा होगा जी कि मैंने ये- पूरी पढ़ी है, इसके लिए मैं हाँ, बात तो कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंस उसका उसी में है कि टू फर्स्ट हेल पर्सन एंड में बैक हो, तो फिल्मों में होता है, असल में जीवन में तो नहीं होता है, जो कि लेकिन उनके इसमें साथ हुआ हुआ है। है। हाँ, लेकिन इसमें हुआ है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा बेसिक इस आदमी की थोड़ी सी परिचय भी आप लोग कोई उसमें से दे दें कि भाई वो क्या था और क्या बन गया था और अब क्या बन गया है। अब आप सब जो बताना बिल्कुल। चाहें। अगर माना जाए तो जितने भी अंडरवर्ल्ड के जी। लोग थे वो कोई ना कोई परिस्थिति से गुजर के फिर वो अंडरवर्ल्ड में, या तो वो हटमेंट कॉलोनी में हाँ। था, वायलेंस देखा अपनी सताया हुआ जिंदगी में, था, हाँ, सताया। इनके साथ ऐसा इसके कुछ साथ नहीं। कुछ नहीं हाँ। था। वो एक IAS ऑफिसर का दर्जे का एक आदमी था, उनका लड़का था, अच्छा खासा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हुआ, अगर आप मिलेंगे या मिल भी चुके होंगे तो इंग्लिश अच्छा बात करता है, कोई दिक्कत नहीं ज़िंदगी में। ऐसा आदमी अंडरवर्ल्ड में जाकर एक बार तो घुस गया क्योंकि उसका जान पहचान किसी आदमी से था, उसकी दोस्ती थी, अब्दुल कुंजू, उनसे अच्छी दोस्ती थी, तो वो कंटिन्यू किया। अब्दुल कुंजू के मरने के बाद बाहर निकलने का भी एक रास्ता था उसके लिए कि भाई अब मेरा दोस्त रहा नहीं, मैं तो निकल जाऊंगा। उसका पिताजी ने उसको कोलकाता लेके गया था, वो डायरेक्टर ऑफ एक्सप्लोजिव्स थे उस वक्त, बहुत बड़ा पोस्ट होता है। और उसका लड़का वो फिर आके दूसरे लोगों के साथ मिलकर फिर अंडरवर्ल्ड में घुसता है और कंटिन्यूस, उसको बहुत सारे मौके मिलते हैं ज़िंदगी में, वो कंटिन्यू करता है इस अंडरवर्ल्ड में। तो क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या सोच है, वो क्यों इसमें गया, ये हम लोग जानना चाहते थे। उसके लिए बार बार उससे मिलके हम समझना चाह रहे थे कि आपका मोटिवेशन क्या है। तो क्या समझ में आया आपको? आप अगर देखा जाए तो दिस इज़ मेनली आउट ऑफ चॉइस। उसने रॉन्ग चॉइसेस लिए ज़िंदगी में। अच्छा। उस वक्त एक आपको पता है कि एक ग्लैमर एसोसिएटेड था अंडरवर्ल्ड के साथ कि भाई मैं दाऊद को जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं उसकी चॉइसेस के बेसिस पे था। उसने अब्दुल कुंजू से दोस्ती तो मजबूरी में किया था, अगर बुक में आपने देखा होगा कि वो एक वीडियो जगह कैसेट फंसा हुआ था, हाँ, उस कैसेट वजह पे, से हाँ। उसने उससे मिला और वो उसके बाद दोस्ती हो गई उनकी। उसके बाद वो बाहर निकला, फिर सुभाष सिंह ठाकुर के साथ उसकी दोस्ती हो गई। तो ये जो एक लॉयल्टी फैक्टर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बैक स्टोरी उसका चल रहा था कि लॉयल्टी फैक्टर उसके दिल में था। अब मैं इसके साथ दोस्ती कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ रहूँगा, अच्छा बुरा वो देखता नहीं था। वाइट और ब्लैक का कॉन्सेप्ट था ही नहीं उसका सब कुछ ग्रे ही था। लेकिन ये इसमें बहुत अंतर्विरोध नहीं देखा उसके जीवन का आपने देखा? बिल्कुल वो बिल्कुल। करीम लाला के से भी मिलता था, बात करता था रहा। वो करीम लाला के जानी दुश्मन हो चुके दाऊद से भी मिलता बात करता रहा, छोटा राजन से भी मिलता बात करता रहा, अरुण गवली से भी मिला जो कि दाऊद और ये दुश्मन हो चुके थे। मतलब बड़ा राजन को कहीं ना कहीं मारने में भी उसका हाथ रहा, फिर छोटा राजन के साथ का भी साथ दिया, इसमें भाई ठाकुर का भी बिल्कुल, साथ इसमें दिया, और सबसे सुभाष बड़ा- मतलब वो तो सभी को एक तरह से देखे तो डबल क्रॉस कर रहा था। भरोसा कहाँ था इसमें? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि ऐसा आदमी जो हर गैंग में कभी न कभी एक वक्त में था, वो कंटिन्यू सर्वाइव कैसे हुआ, हम लोग के दिमाग में तो यही था। और शुरू से लेके एंड तक उससे यही पूछ रहा था कि आप तो यहाँ से यहाँ जंप भी कर रहे थे, तो आप सर्वाइव कैसे? तो दिस इज बेसिकली बाय हिज विट्स, मतलब उसके सोच, उसका ये बुक में आपने देखा होगा कि उसका जो सोच है हर परिस्थिति से निकलना कैसे है या अपना फायदा उसमें कैसा निकलना कैसे दूसरे को, वो भी है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये मतलब और बड़े हैरानी की बात है कि दाऊद जैसा, जिसको हम अंडरवर्ल्ड सरगना ग्लोबली मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बताते हैं, वो इससे मदद मांगता है कि मैं जे शूट आउट के बाद बिल्कुल कि मेरे लड़के फंस गए हैं, तुम किसी बाहर से निकालो। और इसी पे डिपेंडेंट था वो, क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी कुछ ना कुछ अलग सोचेगा। तो वो कैसे निकाला? छोटे में अगर इंसिडेंट बता दें ताकि लोगों को थोड़ा सा उस टाइम हो गया था, कोई म्युनिसिपल कमिश्नर थे सूर्य राव जी, तो उनके साथ कहीं गया था बाहर, बॉम्बे से बाहर, और वापस जब आ रहा था तो उसको छोड़ दिया था घर, कोई शादी वगैरह में गए थे। जब घर पहुंचा उस टाइम उसको 2-3 बार फ़ोन, उस टाइम तो लैंडलाइन थी, फ़ोन आई, तो उसने सोचा सुबह मेरे ख्याल 4-5 बजे ऐसे, तो डिटेल में उस किताब में है, उसने फ़ोन उठाया, फिर फ़ोन आया दाऊद भाई के, जहाँ तक मुझे याद है दाऊद का फ़ोन आया। उन्होंने कहा भाई ये इनको बच्चों कहते मुझे पता नहीं, कहते उनको निकालो। सो ही थॉट इंस्टेंटली, दैट इज थिंकिंग ऑन योर फीट, जो मतलब इमीडिएटली सोचा कि राव साहब की गाड़ी मंगवाई उसने, लाल बत्ती वाली। दैट इज आई थिंक
और उसका कहीं कोई रोल नहीं है, और उसकी गाड़ी आई, गाड़ी के जरिए निकाल लिया और वो फंस गया बस। और ये बाहर भागा। और वो गणेश विसर्जन का दिन था, हाँ। तो सिक्योरिटी डबल था उस वक्त, तो उसमें एक आदमी, 2 आदमी को गोली लगी थी उस वक्त। तो ऐसे आदमियों को बाहर निकालना, पुलिस का चेक नाका सब जगह है, तो कैसे निकाला जाए? तो नॉर्मली तो कोई रास्ता है ही नहीं, अगर रखते तो मर जाता हम लोग अंदर, और दाऊद ने उससे फेवर मांगा, तो ही हैड टू अकम्प्लिश दैट। तो एक सोच, जो अलग ही सोच है, मतलब उसमें सबसे पता ज्यादा चला। शातिर दूसरी कोई अच्छी बात इस ये पूरे है- मामले में सबसे ज्यादा शातिर कोई है तो वो श्याम किशोर घर का पट्टी ही है। एब्सोल्युटली। जैसे जे स्कूल जो शूट आउट हुआ था, हाँ। जो इसकी वर्जन है कि वो कुछ करना चाहिए, उसकी बहुत गुस्सा था दाऊद को, भाई मुझे बदला लेना है। हाँ। और जे हॉस्पिटल शूट आउट में खुलेआम जाके मशीन गन में मारना, ही वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट, कहने कि मैं मेरे आदमी को मारा है बराबर। तो आई विल शो। एंड सब ने बोल दिया नहीं, छोटा राज ने बोल दिया कि मैं मेरे बस का नहीं, अभी मत करो। तो उसने शायद कहा कि भाई टरका रहा है, किसी ने बोला दाऊद को ये टरका क्यों रहा है ना। तो फाइनली किसी ने छोटा शकील या किसी ने कर दिया ये काम। When he was desperate, he got in touch with श्याम किशोर। नहीं, कहानी के हिसाब से सुभाष सुभाष सिंह ठाकुर ने और विजय अपनी सिंह, गैंग सुभाष को- ठाकुर हाँ, को दिया, तो हाँ, सुभाष सिंह ठाकुर विजय सिंह ने किया, क्योंकि छोटा राजन डिले कर रहा था हाँ, उस डिले कर मैटर रहा को। था, हाँ, कर- हाँ, लगभग कर- हार ही चुका था छोटा राजन की नहीं हो पाएगा, नहीं इस हो- तरह हाँ, का नहीं हो correct। पाएगा। क्योंकि हाँ, छोटा इतना- राजन हाँ। ऑलरेडी तब से हाँ। थोड़ा सा दाऊद से वो नाराज तो ही डेरर था। तो सुभाष ठाकुर, डेरिंग तो हर हाँ, correct। पूरे मामले में हर जगह जहाँ हम देख रहे हैं कि डेरिंग सुभाष ठाकुर ने दिखाई है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शातिर दिमाग की सौत्या जो ने बात है। लिया था उस वक्त, क्योंकि उनका कंपटीशन हाँ, छोटा राजन से छोटा चल रहा राजन, था, तो उसने बोला मैं करवा दूंगा। तो उसने सुभाष सिंह ठाकुर और ब्रिजेश सिंह सबका एक टीम बनाया, और वो पूरा प्लानिंग। तो ये एक तरह से इसके शातिर दिमाग की बात है, लेकिन हम शातिर दिमाग समझने की कोशिश करें, सभी XYZ जो कैरेक्टर हैं, किरदार हैं, तो सबसे बड़ा तो आज भी जो पहली बना है वो दाऊद इब्राहिम है। अब दाऊद इब्राहिम के दिमाग को अगर समझना चाहे, डिकोड करना चाहे, तो मुझे लगता है ये किताब बहुत अच्छी है। जिस तरह से नरेट किया है घर का पट्टी ने, चीज़ों को बताया है। एक तो जब वो किसी को, जैसे अब्दुल कुंजू को मरवाया, तो उसकी वाइफ को फोन भी कर किया रहा करता हाँ, था। correct। कि कुछ जरूरत होगी तो बताना। हाँ। जैसे वो हमदर्दी दिखा रहा है, लेकिन वो चेक कर रहा है। वो check- कंफर्म कर हाँ, रहा है कि confirm- मरा है कि नहीं। confirm हाँ, कर रहा है। बस वही। उसके भाई को वहां पे बोल दिया दुबई में, भाई ठाकुर ने। हाँ। तो कैसे उसने भाई ठाकुर को बताया और फिर दूसरों को बताया कि देखो एक आदमी अगर आवाज़ उठाता है तो फिर लीडरशिप पे सवाल उठेगा तो दूसरे उठाएंगे, तो इसको खत्म कर दो। हाँ। तो ऐसे कई इंसिडेंट है। डेविड परदेसी को उसने हाँ, डेविड परदेसी का, हम्म। जिस डेविड परदेसी ने उसके कहने पे कोर्ट में जाके हाँ। उसने अमीरजादा को। हाँ अमीरजादा को मारा था, और उस डेविड परदेसी को कैसे खत्म कराया, कहाँ ले जाकर, हाँ। जबकि साथ में रखा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, हमेशा तुमको देखूंगा। तो ये जो शातिर दिमाग है, या फिर उसने एक जगह ये भी उल्लेख किया है, थोड़ा अगर उसको कम्युनल एंगल से कोई न ले तो, हाँ। कि ज़्यादातर शूट आउट में या जहाँ सरेंडर की बात आती थी तो वो हिंदू ही जो शूटर्स थे उनको ही दाऊद भेजता था, अपने लोगों को नहीं भेजता था। ये भी एक बात, ये बहुत हाँ, क्लियरली हाँ, उसने हाँ, बताया था, हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था। हाँ। और जब हमने क्रोनोलॉजी देखा तो हमने देखा कि वाकई में ये मतलब बात तो सच था। हाँ, तो इट वाज शोइंग, देखो जो कम्युनल एंगल था वो 93 के बाद हमको बाद समझ में आया कि क्लियर कट clear उसका cut ही था। उससे पहले कभी भी ये सोच किसी के दिमाग में था नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो कभी न कभी दाऊद के दिमाग में था, हाँ। और वो सोचता था इस तरह से, उस वजह से उसने ये किया था। और सबसे खास बात है कि भाई अपने फैमिली को कोई हाथ ना लगाए। उसका बाकी सबसे आप बड़ा था, हाँ। हाँ किसी को भी सैक्रिफाइस कर लेगा, बट उसके फैमिली को Family जैसे को। बात आएगा, ही विल नॉट ट्रीट देम वेल। इसमें दिखा रहा है कि ही डज नॉट ट्रीट देम वेल, उनको भी एकदम चेक पे रखता हाँ, है हाँ। वो, बट उसको बाकी मजा आता बाहर था। के लोग न करें। हाँ, उसको सबको चेक पे रखना या कंपटीशन कराना, नेताओं की तरह मजा आता था और कि दो हमारे- लोग आपस में भिड़ते और रहे। हमारे लिए एक बहुत सरप्राइजिंग बात इसमें बाहर निकला है कि हमको लगता था दाऊद जो सोचता कि बहुत एफ्लुएंट आदमी हाँ। है, पैसा खर्च करता था। इसमें छोटी सी बात है कि फ़ोन भी किसी को वहाँ पर दुबई में अलाउड नहीं था। जो भी फ़ोन करना चाहता था उसके यहाँ आके एक फ़ोन बूथ था, उसी से फ़ोन करे। और उनको लिमिटेड, उनके पासपोर्ट्स दाऊद के पास होता था। छोटी छोटी बात, पैसा तो पूरा ये नहीं पैसा देता बचाने था। की बात थी या फिर ये सेफ्टी की बात थी कि नहीं, ये कंट्रोल की कंट्रोल बात की थी बात कि थी, हाँ। वो क्या करता था कि आपको समझो 5 लाख किसी को मारने के लिए दे दिया,
तो उसने बोला कि मैं 5 लाख में डन है। लेकिन वो जब काम करेगा आधा पैसा वो देगा, आधा पैसा रखेगा, जब काम करके वापस आएगा तो पैसा देगा नहीं। तो इसमें उन्होंने एक बात बताया कि शायद उसका सोच ये कि पैसा जब तक मेरे पास पड़ा है ये आदमी मेरे पास बार बार आएगा और मैं उससे और काम पड़ा है तो कराऊंगा। बार बार आएगा। पैसा बचाना हमको जहाँ तक उसका लाइफस्टाइल नजर आता है कि डज नॉट सीम, बट वो दूसरे पे खर्च नहीं करे। खर्च नहीं करता। तो ये बहुत क्लियरली इस बुक में आया। हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था क्योंकि हम लोग बिलीव करते व्हाइट हाउस में रहता है, ऐसा रहता है, पार्टीज रखता है, फिल्म स्टार्स बुलाते हैं। वो एक लाइफ था, उसके जो अंडरवर्ल्ड का लाइफ था वो बिल्कुल अलग ही था। दूसरा कम्युनल वाले जो हमने बात की उसमें एक ये भी है कि दुबई में जब मीटिंग हुई हाँ और करीम लाला भी करीम गए थे, लाला, कई लोग गए थे वहाँ पे, तो सबने कुरान की कसम खाई। तो आपका ये जो ब्लैक स्कॉर्पियन है हाँ इसने कह दिया कि मैं मैं तो नहीं खा हिंदू सकता, मैं तो हिंदू हूँ। हाँ करेक्ट करेक्ट हाँ तो इतने लोगों के बीच में और फिर ये बोलना, जबकि मेरे ख्याल से राजन ने नहीं बोला था कुछ। नहीं नहीं, हाँ, राजन ने कसम खाया कि नहीं खाया ये भी नहीं, कुरान पे उसने नहीं ये भी कसम क्लियर खाया नहीं, था, वो भी हाँ। क्लियर नहीं हुआ वो है, नहीं जो कि किया। हिंदू डॉन बाद में बना। लेकिन इसने अपना स्पष्ट वहां पर सो ये स्पष्ट कहता है किताब में कि मैं वेरी यंग, मतलब मेरे हाँ। 19-20-21 ऐसे हाँ। तो ये जोश था कि ये कैसे, हाउ कैन यू डू इट। मतलब वो उसको उल्टा भी हो सकता था। हाँ उल्टा भी हो सकता था, but he लेकिन took वहाँ that दाऊद step. लेकिन वहाँ दाऊद का दूसरा चेहरा हमें दिखाई पड़ रहा है। हम यहाँ कम्युनल बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उसने उस बात को समझा, माना और उसको कह दिया और ठीक उसके है नाम हाँ पे उसने- तुम्हारे बिहार पे मैं खा रहे, ये भी बड़ी बात है। हालांकि ये Actually ये उनका सब- दर्जा भी ये वहीं सब से बढ़ा है। गैंगस्टर है, मतलब उनको हम ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके अगर दिमाग को हम समझना चाहें, डिकोड करना चाहें, तो एक तरफ वो कम्युनल हमें दिख भी रहा है इस पूरे उसमें, लेकिन दूसरी तरफ वो भी दिख रहा है कि वो दूसरे के धर्म को या भावनाओं को समझता था, उसका सम्मान भी करता था। मुझे जहाँ तक लगता है कि धर्म या इसका बात नहीं था उस वक्त, उसका सोच ये था, मुझे लगता है ज़्यादा कैलकुलेटिव सोच था। वो एक गैंगस्टर से एक बिजनेसमैन बनने का एक बेताज बादशाह पूरे इंडस्ट्री का, पूरा अंडरवर्ल्ड का बनना चाह रहा था। तो उसको ये नहीं चाहिए था कि कोई भी चीज़ बाधा आए इसमें, कहीं भी वायलेंस हो, क्योंकि उसको पता है एक चिंगारी से 10 चीज़ हो सकता है। तो करीम लाला का आदमी था वो रशीद, जिसके साथ इनका झगड़ा था, तो वो चाहता था कि ये सुलह हो वहाँ पर। तो कुरान पे ले या मैं ले लूँ आपके बिहाफ में, वो उसका ये नहीं कि मुझे ये सब ख़त्म करना है, झगड़ा और जितने भी शूट आउट्स है उसको बंद करना है। तो मुझे लगता है इट वाज अ कैलकुलेटिव मूव ऑन दाऊद्स पार्ट कि ये चलो मैं ले लेता हूँ लेकिन ये बात ख़त्म कर लो यहाँ पर। तो मे बी दैट वाज मोर अ बिजनेस डिसीजन। और उसमें ऐसा भी होगा कि दाऊद को खुद को भी एक थ्रेट लगता है, वो ऐसा देखा जाए तो बिंदास भी लगता है, ये भी लगता है, बट उसको कहीं ना कहीं राइवल से डर भी लगता है। समझो करीम लाला कल उठ के बड़ा ना हो जाए, ये नया गैंगस्टर तो उसको तो उसका एक मोडस ऑपरेंडी दाऊद का पहले से ऐसे ही था, मेरी जो दुश्मन है चाहे पुलिस मारे चाहे गैंग वार मारे, मेरे को वो नहीं चाहिए, आई वॉन्ट हिम एलिमिनेटेड। वैसा था उसका माइंड कि मेरे को वो थ्रेट ही नहीं चाहिए। तो थ्रेट लेकिन वो परसेप्शन अपने लोगों को भी, जिनके जरिए वो दूसरे काम करवा रहा था वारदातें, उनको भी मरवाने में हिचक नहीं करता था। नहीं, जैसे छोटा राजन वाला जो खेल हुआ, सुनील सावंत ने रिकॉर्डिंग करवाया, उसको चढ़ा के फिर उसको सुनवा भी दिया वहाँ पे, उसको वहाँ से करवाया, और उसके बाद राजन पे भी कहीं ना कहीं ये मुझे somebody like छोटा राजन, उस पे सस्पिशन होना, उसका खास आदमी था वो। हाँ। छोटा राजन वेरी क्लोज टू दाऊद, तो उसमें सस्पिशन जब बाकी लोगों ने बोला कि ये है रिकॉर्डिंग, हाँ तो ही अलाउड दैट टू फेस्टर, मतलब हाँ। थोड़ा मतलब हाँ, लेट हिम बढ़ने फील दो। इनसिक्योर, हाँ। उसको तो मेड हिम फील वेरी इनसिक्योर, insecure। व्हिच इज नॉट नोन, इट इज नॉट कम आउट कभी कहीं, अभी तक मैंने कुछ पढ़ा नहीं है ऐसे कुछ। उस टाइम में जो बोट, ही वाज ऑलमोस्ट बोट राइड में गए थे, और मेरे ख्याल से वही टर्निंग पॉइंट था दोनों का अलग होने का। हाँ वही टर्न वही turning point वही था। था बिल्कुल। और क्योंकि वो हिंदू डॉन तो बाद में बना, जब 93 हो गया तो हाँ, उसने correct। उसका फायदा उठाया। एक तो उसने मुझे बताया रहा कि लगता है कि एक टाइम में लग रहा था उसको, स्कॉर्पियन को, भाई शायद ये मार ही देगा उसको। हाँ, वो एक कारण था। और दूसरा मेरे ख्याल से थापा का मर्डर, जो कि मना किया था तो भी उसके शूटरों ने हाँ, correct। मार दिया। थापा को मारा। तो दूसरा- उसके बाद क्योंकि वो बाद में वो तीनों को इन लोगों ने मार दिया। संजय दिया रगड़, लाके। दिवाकर हाँ, चूरी, और हाँ, उसको ये तो मेरे ख्याल से मेन उसमें था, टर्निंग पॉइंट था चीज़ों का। और वो संजय रगड़, दिवाकर चूरी राजन का, छोटा राजन का बहुत ही क्लोज थे, मतलब उनके लिए कुछ भी काम कर सकते थे वो लोग। और उन्होंने ही अब्दुल कुंजू को भी मारा था। उन्होंने गोहेड देने के बाद उसका कुछ और काम था, उसने इनको फ़ोन किया था और कहा कि आपने मार दिया क्या उनको? तो बोला कि हाँ वो तो हो गया काम।
अच्छा अच्छा, नहीं तो उनसे कुछ काम भी हाँ करवाना था। हाँ हाँ, ये एक भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई अभी जिंदा रखो, ये- अभी इनसे ये काम के बाद मार इनसे दो। उसके काम बाद मारो। करवा काम करवा लेते हैं। क्या या दिमाग खुद है ही उसका, उसमें उस हाँ, आदमी मतलब बहुत डेविल तो इस छोटी सी बात है लेकिन उसमें देखिए एक जगह ये भी है कि जब इंडिया पाकिस्तान की मैच होती थी, जो शारजाह में जो हमने हमेशा एक Flag चलते वो, जो हाँ। चलता है तो वो उठा, यानी वो हिंदुस्तान को सपोर्ट करता था। लेकिन बाद में वही दाऊद पाकिस्तान परस्त हो गया, पाकिस्तान के ऐसे ही कहने पर निर्दोष लोगों को यहाँ पर बम धमाके करवाया लेकिन उसके और ऊपर देश का ज्यादा दुश्मन हो प्रेशर गया। आया, फैमिली का प्रेशर मेरे ख्याल जो बॉम्बे से बहुत ज्यादा प्रेशर दाऊद के ऊपर है कि भाई आप कर नहीं रहे कुछ, ये जो राइट्स हो रहे हैं तो कुछ करना नहीं। कई लोग मेरे ख्याल इसमें पता नहीं किताब में है कि नहीं वो, लेकिन देखिए कैसा होता है कि है तो अंडरवर्ल्ड डॉन, हाँ। उसका जो सोच है वो कभी भी देखो फ्लैग लेने से कोई देशभक्त तो होता नहीं है। जितना स्मगलिंग कर रहा था या जितना भी काम कर रहा था वो तो देश के खिलाफ ही देश के है खिलाफ काम, ही है, है ना, हाँ। कोई ऐसा नहीं है दिखाने के लिए चलो फ्लैग लेके खड़ा होता है। बट मुझे लगता है वो हर जो डिसीजन है इट वॉज मोर अ बिजनेसमैन देन अ क्रिमिनल, क्योंकि उसका सोच कि मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा। तो उस वक्त जब आईएसआई ने उन पर प्रेशर डाला होगा, हमारा सोचिए कि उसने सोचा होगा कि चलो पाकिस्तान से मिलके हम करेंगे तो मेरा बिजनेस और बढ़ेगा, क्योंकि तब तक वो ग्लोबल हो चुका था। उससे पहले वो पूरा उसका बिजनेस इंडिया बेस्ड था, बराबर। अब वो बाहर भी करना चाह रहा था। उसको लगा कि शायद मुझे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। आई थिंक उसने शायद ये कैलकुलेट नहीं किया कि इंडिया का रिस्पांस क्या होगा या दुनिया का रिस्पांस कैसे होगा, क्योंकि ग्लोबल टेररिस्ट का उसको दर्जा भी दिया उसके बाद। तो इट इज़ समथिंग दैट ही मे हैव थॉट एट दैट टाइम, कैलकुलेटिव रिस्क लेके, बट मुझे लगता है वो बैकफायर उसके साथ हुआ। अच्छा। है तो क्रिमिनल, तो मतलब हाँ। ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू थिंक कि मैं क्रिमिनल बट कहीं ना कहीं तो उसके दिमाग में भी आ ही गया था कि बदला लेना है। तो ब्रेन वो तो वॉशिंग आया हो था गया ना। वो तो देखो सही बात। उसका तो प्लेग्राउंड इंडिया था, हाँ। उसका बिजनेस सारा इंडिया में था, तो ये ब्लास्ट करने से उसको फायदा कैसे हो सकता है या किसने क्या समझाया उसको फायदा क्या होगा, हमको अभी अनक्लियर ही है। अच्छा, क्योंकि फायदा तो हुआ नहीं ऑब्वियसली। ये आपका इस किरदार ने भी उसको क्लियर नहीं कर पाया। नहीं नहीं, क्योंकि नहीं, ये नहीं। जो सोच है दाऊद का सोच है, अच्छा। मुझे लगता है दाऊद भी आज सोचता होगा कि मैंने वो डिसीजन क्यों लिया। ओके। कि इट इज नॉट गॉन वेल फॉर हिम और ऑब्वियसली। उसमें दूसरी बात ये है कि वो उसने एक अंडरवर्ल्ड के जो ये सोर्सेस है वो किसी से हेल्प नहीं लिया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। मतलब 90 हिंदू जितने भी थे नहीं, हाँ, उसके नहीं, साथ नहीं किसी नहीं को रखे। पता नहीं चलने दिया। और वो 92 का जे शूट आउट कर रहा है और 93 में ब्लास्ट भी कर रहा है, मतलब साइमल्टेनियसली वो सब प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन किसी को भनक भी आने को नहीं दिया वो। तो दैट वाज वेरी क्रूशियल फ्रॉम हिम। एंड क्योंकि मुस्तफा डोसा हाँ, वगैरह उन सब वो से सब ले रहा अलग। था, जो कि इस पूरे उसमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अलग ही था टाइगर उसका। मेमन ये सब का उसके हाँ। साथ एक में मुझे लगता है कि ही मशा थॉट मैं सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट दूं, मेरा जो स्मगलिंग रूट्स है उसी को यूज करूं तो मैं शायद हाथ धो सकता हूं उससे। एक ये हो सकता है सोच, बिकॉज ही इज नॉट द मेन ऑर्गेनाइजर। नहीं, लेकिन यहाँ से लोगों को रिक्रूट करना, दुबई बुलाना, नहीं, उनको ट्रेनिंग तो करवाना, टाइगर मेमन का ही खेल था ना मीटिंग वो, करवाना। ज्यादातर टाइगर मेमन वाज द मेन जो ऑन ग्राउंड जो हाँ। करवा रहा था वो टाइगर मेमन था। मुझे लगता है, आई मीन इट आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि वो सोचा होगा लॉजिस्टिक सपोर्ट दूं, RDX उतार लूं और मेरा काम हो गया, आई कैन वॉश माई हैंड्स ऑफ, ऐसा सोचा भी होगा। But this is debatable because a lot of people have different views on करेक्ट, this. यस यस एब्सोल्युटली। Because कोई भी this was his marketplace. Bombay was a marketplace. But doing this blast, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है. बिल्कुल। You know, and what are the reasons? क्या मोटिव होगा? और अभी तक किसी ने मतलब authentic nobody has an account to this speculation है क्यों करा क्यों उसने, है ना? इसमें एक है कि वी आर एटलीस्ट हिज अंडरस्टैंडिंग बस कि ये प्रेशर उनको उनके फैमिली मेम्बर्स या जितने भी लोग थे भारत में उन लोग उसको फ़ोन करके बता रहे थे देखो हमारे लोग मारे जा रहे थे। बट जहाँ तक दाऊद का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो ही डज नॉट टेक एनी रैश डिसीजन। वो सोच के अपना मेरा फ़ायदा क्या हो उसमें, उसका फैमिली का भी वो इतना सोचता नहीं जितना वो अपना खुद का सोचता है कि मैं अपना पोजीशन कैसे बढ़ाऊँ। हाँ, लेकिन दंगे के बाद कहीं ना कहीं उसके मन में ये भाव तो आया ना, तो वो उतना तैयार हो गया। वो चीज़ तो कहीं ना कहीं उसके अंदर थी, जो हमने देखा कि भाई ठाकुर ने जो कमेंट कर दिया मुस्तकीम पे शायद, हाँ, मुस्तकीम। कि जब उसको छेड़ रहा था बार बार चद्दर खींच रहा था, correct। तो कमेंट कर दिया, तो उसको लेकर कितना नाराज हो गया कि उसने कह दिया भाई ठाकुर को मार दो। खत्म कर दो। हाँ, सोचिए वो भाई ठाकुर जो उसका आदमी नहीं था, हाँ, उसका पार्टनर भी था, और सबसे ज्यादा गोल्ड स्मगलिंग विरार वहां से होती थी, सबसे ज्यादा फायदा होता था, लेकिन उसको भी कह दिया कि खत्म कर दो। बिल्कुल तो वो तो कहीं ना कहीं उसके अंदर है, यह दिखा। नहीं, मतलब चीज़ों में डेफिनेटली देखा। डेफिनेटली देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि कम्युनल हाँ। तो
हमको वो अभी पता चल रहा है कि जितने भी उसके डिसीजंस हाँ, थे वो कम्युनल ही communal थे। थे, नो डाउट अबाउट दैट। बट मैं कह रहा हूँ कि वो पहला अपना कॉम से भी पहला मुझे लगता है अपने आप को रखता है, अपने बिजनेस अपना, मतलब मैं अगर फ़ायदा होगा, अगर कल उसको पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट करने में फ़ायदा होगा तो मुझे लगता है वहाँ भी कर लेता था वो, उसको ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेगा। इज़ अ क्रिमिनल इन दी एंड, तो उसमें दो राय नहीं है कि भाई उनका सोच तो यही होगा कि किसी देश से एफिलिएशन मुझे नहीं लगता है इन लोगों का होता है। अच्छा, इसमें अब हम वापस आ जाते हैं आपके किरदार पे, जिसने कहने पे, बयान पे आपने ये किताबें लिखी हैं। ये लगभग हर मामले में इन्वॉल्व कहीं ना कहीं दिख रहा है। कुछ ऐसे डिसीजन हुए जैसे भाई ठाकुर वाला हमले, तो दाऊद के उस फैसले को नकार कर इन्होंने उसको मारा नहीं, उसको लेकर बचाने की कोशिश करते रहे। सुभाष ठाकुर के साथ मिलकर, सुभाष ठाकुर से बड़ी करीबी इसमें दिखाई है कि वो सुभाष ठाकुर को, जिसको 5 गोलियां लगी हुई थी, उसको घायल अवस्था में कहाँ कहाँ ले गया, और एक बार तो वहीं लेकर चला गया जहाँ पर वो इंस्पेक्टर जिसके साथ इनकाउंटर हुआ था वही भर्ती कर दिया, क्या मेरे ख्याल से फतेह सिंह गायकवाड़, और फिर वहाँ से भी लेके भागा, लेकिन फिर पकड़ लिया गया। और ये सब दोस्ती निभाते हुए उसने दाऊद से भी एक तरह से इन लोगों ने पंगा ले लिया था, मतलब वहाँ भी उल्टा पड़ सकता था। हाँ नहीं तो एक कॉमन फैक्टर अगर शुरू से लेके एंड तक आप देखो तो लॉयल्टी इसमें बहुत मतलब स्ट्रांग था। वो दोस्ती बनाता था तो ही टू बी देयर विद हिम, जैसे कुंजू के साथ था तो वो कंटिन्यू रहा। कुंजू के मरने के बाद उसका सुभाष सिंह ठाकुर से दोस्ती हो गई, ही रिमेन टिल टुडे। उसका कहते हैं कि ही इज स्टिल अच्छा बिलीव्स कि सुभाष सिंह ठाकुर अच्छा आदमी है, और सुभाष सिंह ठाकुर भी इसको बहुत मानता है। तो लॉयल्टी फैक्टर बहुत इसके पूरे शुरू से लेके एंड तक उसका जो बुक में नजर आता है। लेकिन कैसे, मतलब 2 आदमी 2 कैरेक्टर से हम मान सकते हैं, लेकिन बाकी सब जगह तो कहीं कहीं डबल क्रॉस नहीं तो वहां पर उसको चल जाता है, But लेकिन he was किसी- trusted. हाँ। My main thing is that अगर आप मिलेंगे हाँ। भी, he comes across as a very person who you अच्छा। can trust. मुझे लग नहीं रहा कि उसने किसी से भी जो वन ऑन वन सबसे था उसका। हाँ हाँ, तो आई डोंट थिंक ही लेट डाउन एनीबॉडी। वो अच्छा। आप गावली कुछ कह रहा है उसको, he'll keep it to himself. He will not misuse. See, once you misuse that information for your own ends, but probably he was a trusted man, which is why he grew up. पर ट्रस्टेड किससे, देखिए खुद से, क्योंकि देखिए दाऊद के मारने की प्लानिंग के लिए भी गौली के पास गया था वो। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिसको उसने अपने अंदर से लॉयल्टी दे दी है, जहां तक मुझे लगता है कि अच्छा। उससे लॉयल्टी मना है, बट ही वाज नेवर सुभाष सिंह लॉयल। ठाकुर से दिख रही है। हाँ, he was never loyal to Dawood. Dawood का तो even the provocation, if you remember, Vijay, he told us that there was some provocation for what is happening to Dawood. What is, has he lost his mind? जब वो जो when he met him in Dubai, he किसको मारना था उसको, भाई ठाकुर को। हाँ। इसे क्या हो गया सर? So he got very, and then they this fellow Subhash Singh and हाँ, all that. वो they- मिल के ले आए कि they went नेपाल में Nepal, जाके Nepal मारेंगे, गए। यहाँ नहीं मारते, हाँ, तो बचाया। वो That सब was है। his idea. Yeah, so, but why? He said, what is wrong with this man? कल हमारे it can happen to us also. That's what he was thinking. That he felt that the underworld don has lost. इरेटिक डिसीजन मेकिंग हाँ। हो रहा था दाऊद से, तो और प्लस जे शूटआउट के बाद वो उम्मीद भी कर रहे थे कि कुछ बिजनेस में उनको हेल्प हो, ये वो, जो कि दाऊद शायद उस वक्त कुछ कमिट नहीं कर रहा था। उनको ये डाउट लगा, जैसे भाई ठाकुर का डिसीजन, जैसे इन्होंने कहा कि भाई ठाकुर का डिसीजन इट ब्रोक द कैमल्स बैक, कि भाई अगर ये आदमी जो इतना लॉयल है इसके साथ ये कर रहा है जस्ट फॉर अ स्मॉल थिंग, हंसी मजाक में कुछ हुआ था, तो कल हमारे साथ क्या हो सकता है, तो बेटर नाउ वी मूव आउट देन लेटर ऑन। So उस टाइम तो बिल्कुल they moved out. ये दिल्ली में आए, जब पकड़े हुए गए, उससे पहले दाऊद was trying to कि क्या हुआ, they delayed this thing कि हमने मारा है नहीं मारा, he kept it very vague. By that time they had taken decision कि दाऊद से एक दो बार उसने सुभाष सिंह ठाकुर ने उसे काफ़ी सुना भी दिया दाऊद को, according to him. इस सब ब्रेन और इस सब इंटेलिजेंस की वजह से तो उसका नाम ब्लैक स्कॉर्पियन पड़ा है ना। और ब्लैक स्कॉर्पियन नाम पुलिस ने दिया, पुलिस ने दिया इनका प्रदीप एक शर्मा, उसमें लिखा है कि प्रदीप शर्मा उसे ब्लैक एक स्कॉर्पियन का कर एनकाउंटर। दिया। सोचो कि मतलब उसने भी ये किया कि इसका दिमाग, इसका यूज, ही कैन हाँ। स्टिंग एनीबॉडी और ही कैन कोऑपरेट विद एनीबॉडी, वैसा है। इस तो किताब इसके में लिए और नाम- भी बहुत कैरेक्टर्स हैं, हाँ। मतलब तेलगी स्कैम का भाई थोड़ा सा उल्लेख है, फिर रंजीत शर्मा जो उस समय चार्ल्स कमिश्नर थे, चार्ल्स जो सोबराज अंदर से भी लगे। मिला चार्ल्स है, सोबराज से भी मिला है। किरण बेदी से भी मिले। किरण बेदी, हाँ, उसे कि वो किस तरह से वो रिफॉर्म कर रही थी जेल के अंदर, मसूद उसको अजहर लेके था गए। साथ मसूद में, अजहर से भी मिला हुआ है। शेर सिंह राणा जो फूलन देवी को जिसने मारा उसके था, साथ और फिर वो अफगानिस्तान गया। उसके साथ अफगानिस्तान गया। पृथ्वीराज चौहान की जो समाधि थी ग्रेव एक तरह से समाधि। वो लेके आने के बाद, तो
तो बांग्लादेश जाके रहना कुछ दिन छुप के नाम बदल के, मतलब बहुत ही एक तरह से फिल्मी कैरेक्टर है ये। रियल कैरेक्टर ऐसे लगता नहीं कि सही में हम हॉलीवुड के फिल्मों में या कभी कभी बॉलीवुड के फिल्मों में देख लेते हैं। तो जो एक अभी हाल ही फिलहाल पिक्चर आई थी धुरंधर, हाँ, तो एक धुरंधर के तौर पर एक ये ब्लैक स्कॉर्पियन आपका लगता है कि ये एक बड़ा धुरंधर था ये तो जो और भी मल्टी फैसेटेड हाँ, पर्सनालिटी जो अंग्रेजी में हाँ। कहते हैं ना, वैसे है ये। मतलब ही कुड ब्लेंड विद एनीबॉडी, हाँ दाऊद से भी, छोटा रजन से भी, एवरीवन। Because I think there was a basic honesty, if you ask me. There was basic honesty and trust when he spoke. It was not double cross. It's just that sincerity of his, the way he spoke, that appealed to people. And I don't think he let down any of them. तो मेरे ख्याल से इस दाऊद के कैरेक्टर को समझना, उसकी सोच, उसकी मानसिकता, उसका तरीका, कैसे उसने पूरा अपना एम्पायर बिल्ड किया, या फिर दूसरे छोटा राजन हो, सुभाष ठाकुर हो, भाई ठाकुर हो, या जितने भी लोग हैं, अरुण गौली, सबको उसने बड़े अपने अच्छे से उन्होंने करीब से देखा, उसका इसमें वर्णन किया है। तो इससे बढ़िया कोई किरदार या कैरेक्टर आप लोग को नहीं मिलता कि जो पूरे अंडरवर्ल्ड के सभी जो बड़े बड़े नाम हैं, किरदार हैं, उनको उनके चरित्र को रख सके। हाँ, कि how will Gowli react to this? कैसे Gowli इसका हाँ, response कैसे, क्या होगा, हाँ, इसका क्या हाँ, response होगा? He understood अंडर- everybody's हाँ, mind very चलिए, well. चलिए। तो ये देखा जाए तो बहुत अच्छी किताब है, मतलब लोगों को पूरे अंडरवर्ल्ड को समझने के लिए संक्षेप में। लेकिन इतनी सब बारीकियां इन्होंने इसमें बता दी है, और लगभग हर गुनाह में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा शामिल हुए हैं। भले 10 साल के सजा भी काट चुके हैं और भी दूसरे कुछ मामले चले, लेकिन इस आदमी ने सामने कैसे लाया आप लोग, ये बड़ी बात है चुनौती का, कि कैसे तैयार हुआ वो सब बताने के लिए, क्योंकि अभी तो जिंदा है, वो खतरा है। No, उसने कहा हमें, तो अच्छा। हम ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड मुझे याद नहीं, बट उन्होंने कहा कि भाई हमने बार बार यही पूछ रहे थे कि भाई क्या क्या व्हाट मेड यू फाइनली डिसाइड टू राइट द बुक, आपने किताब लिखा क्यों है? तो ही सेड आई वांटेड टू स्टार्ट ऑफ विद अ क्लीन शीट। फिर जैसे अभी 4-5 साल से बिजनेस कर रहे हैं वो, तो कभी कभी कोई बोलेगा यार तुम उस टाइम थे, somebody will say, 2-3 लोग बात करेंगे, कॉलेज फ्रेंड्स, अच्छा ये तो वही है दाऊद, सो देयर विल बी, सो ही सेड लेट मी कम आउट ओपनली। बच्चे हैं, उनको भी बोलना चाहिए भाई क्या व्हाट आई वाज। लव स्टोरी भी है इसमें, लव स्टोरी भी है, ये सब कुछ है ओटीटी के लिए, मतलब हाँ। और idea मेरे है। ख्याल से बच्चे जो हैं वो पहले वो जो हाँ, first wife लेडी है and उनकी वाइफ wife है, से, हाँ। और उनसे मिलने का भी बड़ा एक दिलचस्प Yeah, and she है कि didn't दुबई में believe it. मिलना, फिर हाँ। कंधार में उनके लिए, अफगानिस्तान में उससे मदद मांगना, हाँ। और फिर गोवा में रहना, और फिर उसके रहते पकड़े जाना। तो शी डिडंट बिलीव, उसने कहा मैं तो दाऊद के साथ, कहते हाँ। क्या बकवास कर रहे हो, ऐसे कुछ है ही नहीं। तो फिर जब गोवा पुलिस आई तो उसने कहा मैंने बताया आपको कि भाई ये है मेरा। सो ही वांटेड अ क्लीन स्लेट, ही वांटेड टू कम आउट क्लीन, भाई ये हुआ, दिस इज माय लाइफ स्टोरी, 10 साल मैंने काटा जेल में, ये मेरे देयर इज नो पेंडिंग केसेस, देयर इज नथिंग अगेंस्ट। लेकिन अभी भी अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग हैं, पुलिस वाले भी हैं जो उनको इनकाउंटर करना चाहते थे, कुछ लोग हैं हाँ, तो हैं, और भले राजन अंदर है, दाऊद का पता नहीं है, लेकिन छोटा शकील वहाँ पर है, तो थोड़ा खतरा तो कहीं ना कहीं होगा। बिल्कुल, वो तो आई थिंक तो आदमी को डर नहीं लगा उसे बताने में। मेन उद्देश्य उसका बुक में हमको इंटरव्यू देने का ये था कि 93 ब्लास्ट के बाद बहुत जगह जिक्र ये हुआ कि 93 ब्लास्ट कन्विक्ट्स किशोर गरिगापेट्टी, तो वो अच्छा। कह रहा था कि ये मतलब मुझे मेरे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ये वो मैं मानने को तैयार हूँ, बट मैं देशद्रोही नहीं हूँ, मैंने कभी भी देश के खिलाफ ऐसा ब्लास्ट का जो उसमें 1% भी मेरा हाथ नहीं है। तो ये जो क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि दाऊद ने जब 93 ब्लास्ट जो भी प्लान किया था उसमें इन लोगों को पता ही नहीं था। लोग मानते हैं कि उस वक्त आप लोग थे वहाँ पर, तो आप लोग को कैसे नहीं पता, तो उसमें मतलब उसने जितने भी clarify हिंदू किया। शूटर, हिंदू मेंबर्स थे, बिल्कुल बाहर गैंग रखा था, किसी सबको को बाहर भनक भी रखा, नहीं किसी को हुआ बाहर कि रखा। भाई ये तब भी तक प्लानिंग उनका हो रहा झगड़ा था। शुरू हो गया था। लेकिन सीबीआई की चार्जशीट में वैसे किसी का नाम भी नहीं है, नहीं, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में कुछ कहीं आर्टिकल्स आया में हुआ है है अभी भी क्योंकि उसका हमने तो नाम। 93 ट्रायल हाँ, नहीं, हमने तो नहीं जब cover किया उनको दिल्ली में अरेस्ट किया था हाँ। तो उनको 93 ब्लास्ट के अच्छा। मामले में ही अरेस्ट किया था, लेकिन बाद में पता चला जब उन्होंने कन्फेस पूरे स्टोरीज अच्छा। वहाँ पर बताया तो उन्होंने बताया कि हम तो बहुत पहले निकल गए एंड वी आर, क्योंकि दाऊद का आदमी उस वक्त एक हाँ। टैग था वो कि भाई सिंडिकेट क्या क्या था, लॉट ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उस टाइम। कौन कौन लोग बैठते थे और 93 ब्लास्ट के लिए क्या क्या मीटिंग, इन्होंने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया, मतलब सभी बहुत का कुछ हेल्प ना हुआ कुछ जो एजेंसीज है को। कैरेक्टर सामने आया है। राजन का भी एक सो कॉल था कि मैं
93 ब्लास्ट के बाद मैं अलग हुआ क्योंकि मैं हिंदू डॉन बना, लेकिन वो भूमिका पहले ही बन चुकी थी। हाँ। उसको जाना ही था, अलग होना ही था, या जिंदा रहना था तो अलग होना था, वरना कभी न कभी दाऊद राजन को भी मार देता था। तो उस तरह की चीज़ें नहीं थी जो हम लोग बहुत सुनते पढ़ते या न्यूज़ रिपोर्ट करते रहे हैं। हाँ। उन सब कई चीज़ों पे इससे काफ़ी स्पष्टीकरण correct, हुआ है, बिल्कुल चीज़ें सही। साफ हुई है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, और एक अच्छी किताब आप लोगों ने लिखी एक सही आदमी के बयानों पर, जो कि उस सब चीज़ों का वारदातों का हिस्सा रहा है। इस तरह के जो केसेस होते हैं, ऐसे आदमी में मामले जब होते हैं तो पुलिस जो ढूंढती है एक ऐसे शख्स को जो कि उसमें इकबालिया बयान दे दे हाँ। और सरकारी गवाह बन जाए। करेक्ट। तो ये जो कैरेक्टर है हाँ। आप लोगों के केस का वही सरकारी गवाह है जो हर मामलों में इन्वॉल्व है, हाँ। लेकिन थोड़ा सा दूर से, और सब चीज़ें उसने बताई। हाँ। और आप लोग ने जो कड़ियाँ जोड़ी हैं उससे पूरा जो मामला है, किताब है, एक बहुत ही मजबूत तथ्यात्मक भी कह सकते हैं इस किताब को, वो बन चुकी है। तो मुझे तो बहुत पसंद आई। मैं चाहूँगा कि अगर आप अंडरवर्ल्ड में थोड़ी भी जिज्ञासा रखते हैं तो इस ब्लैक स्कॉर्पियन द हेल एंड बैक को जरूर पढ़ें। अच्छी किताब है, अंडरवर्ल्ड को समझ जाएंगे आप कि अंडरवर्ल्ड क्या था, किस तरह था, क्या अंडरवर्ल्ड की सोच थी, और किस किस तरह के गैंगस्टर थे, और कैसे एक दूसरे से मिले, कैसे फिर एक दूसरे को ही मारने को तैयार हो जाते थे। कई चीज़ें हैं जो सब कुछ मैं बयान नहीं कर सकता, ये किताब ही अच्छी तरह से आपको बताएगी। तो ये किताब क्या कहती है इस सीरीज़ में, अभी तक के लिए बस इतना ही। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों का इंटरव्यू किया है, मैं चाहूँगा कि वो जो आपका कैरेक्टर है श्याम किशोर गरकापट्टी, वो भी एक बार मिले, उससे भी बात करने का मौका मिले तो शायद उसके मानसिकता को भी समझ पाएंगे हम, जैसा दाऊद के समझ रहे हैं। तो अगली बार हम मिलेंगे एक नई किताब के साथ और कुछ नई शख्सियत के साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड पर बात करने के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और इस किताब के बारे में या इंटरव्यू के बारे में क्या फीडबैक रहा वो भी ज़रूर हमें बताइए, ताकि हम आगे चलकर उसमें सुधार कर सके या कुछ चीज़ों को जोड़ सके जो शायद छूट गई होगी। अभी तक इतना ही, धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।